हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हमारे पास वर्णमाला और वर्णों के बारे में, क्योंकि ये आपका हिंदी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप एचपी टेट की बात करो, चाहे जेईई एंट्रांस की बात करो, वर्णमाला से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आपके जितने भी मेगा प्रैक्टिस सेट होते हैं वो सारे के सारे बहुत हेल्पफुल होते हैं आपके लिए। बाकी अगर आपने इससे पहले कोई भी वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो। मैंने वहाँ पे सारी की सारी वीडियो की लिंक अटैच की हुई है। तो आज का जो ये मेगा प्रैक्टिस सेट है इसमें हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे वर्णमाला, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक है। तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण हमारे वो होते हैं उस छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। ऐसी ध्वनियाँ जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते वो हमारे वर्ण होते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और वर्ण के कितने भेद होते हैं हमारे पास दो भेद होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। ये बात आपने याद रखना। और अगर आपसे कभी कल को ये पूछा जाए कि मूल और मुख्य वर्ण कितने होते हैं, तो हमारे पास 44 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि उच्चारण के आधार पर कुल कितने वर्ण हैं, तो हमारे पास 45 है। तो जो ये चीज़ें ना, ये आपसे पूछी जाती है और आपको ये कहीं भी नहीं मिलेगी, किसी बुक में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वाली चीज़ें मैंने बहुत मेहनत करके ढूंढी है, बहुत मेहनत करके आपके लिए बनाया, जो आज का मेगा प्रैक्टिस सेट है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे पूछा गया कि आपके पास कुल वर्ण कितने हैं। तो कुल वर्ण हमारे पास 52 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ना कुल वर्ण, क्योंकि बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, लेखन के आधार पर वर्ण कितने होते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि आखिर लेखन के आधार पर आपके पास कितने वर्ण हैं। तो लेखन के आधार पर हमारे पास 52 वर्ण है। तो जो ये चार्ट है इसको आपने ध्यान में रखना है। लास्ट जो है पूछा जाता है आपसे मानक वर्ण कितने हैं, तो हमारे पास 52 ही है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर और व्यंजन। और साथ ही में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हिंदी है वो किस लिपि में लिखी जाती है, वो आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये भी यहाँ से क्लियर हो गया। कभी भी आपसे पूछा जाए उच्चारण या प्रयोग के आधार पर वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसे आपसे कि जैसे कि यहाँ पे बोला है उच्चारण और प्रयोग। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, तो हमारे पास दो होते हैं, एक स्वर एक व्यंजन। इसको आपने ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम करते हैं स्वर के बारे में बात। तो हमारे पास हिंदी भाषा में टोटल जो स्वर होते हैं वो हमारे पास 11 स्वर होते हैं। तो यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है आपके पास कि हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं, तो हमारे पास 11 स्वर होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से एक बार और ये पूछा जाता है कि जो स्वर होते हैं ना वो हमारे स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र रूप से कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं, तो जो हमारे स्वर है वो हमारे स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो वर्ण के 3 भेद होते हैं। अगर आपके पास कभी भी ये पूछा जाए कि मात्राओं के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, वो भी 3 होते हैं। तो ये सेम ही है, मतलब मात्रा और उच्चारण अगर दोनों साथ में पूछा जाए, मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो वो भी 3 होते हैं। तो जो हमारे पास 3 स्वर के भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लोत स्वर। इनसे बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें जो ह्रस्व स्वर होते हैं उसमें हमारे पास बहुत कम समय लगता है उनको उच्चारण करने में, जैसे कि अ, छोटी ई, छोटा उ, री, ये हमारे ह्रस्व स्वर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करें दीर्घ स्वर, जो कि जिसमें कि हमारे पास दुगना समय लगता है, जैसे कि आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे दीर्घ स्वर के अंदर आते हैं। लास्ट जो भेद है वो है प्लूत स्वर। ये हमारे वो वाले स्वर होते हैं जिसमें हमारे को बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, जैसे कि ओम, हे राम, हरिओम, इस तरीके के शब्द हमारे प्लूत स्वर में आते हैं। तो इस बार भी आपसे पूछा गया था कि प्लूत क्या है, तो आपको ऑप्शन दे रखे थे स्वर का भेद है, व्यंजन का भेद है, वर्णमाला है। तो जो प्लूत था वो क्या था, हमारा स्वर का भेद है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि ह्रस्व क्या है, तो वो भी हमारा स्वर का भेद है। दीर्घ क्या है, वो भी हमारा स्वर का भेद है। अगर प्लूत पूछा जाए तो ये भी हमारा स्वर का भेद है। इस चीज़ को आपने याद रखना, स्वर से बस इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करें व्यंजन। व्यंजन के हमारे पास मुख्य 3 भेद होते हैं, एक स्पर्श व्यंजन, एक अंतः व्यंजन और एक ऊष्म व्यंजन। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि व्यंजन के मुख्य कितने भेद होते हैं, तो हमारे पास 3 होते हैं। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। और जब भी पूछा जाए कि व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन हमारे पास 33 व्यंजन होते हैं। कभी भी पूछा कि व्यंजनों की कितनी संख्या होती है, तो 33 होते हैं। और एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो व्यंजन है वो हमारे स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते। अगर आपको कभी भी ये पूछा जाए कि ऐसे कौन सा वर्ण है जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होता, तो व्यंजन है। और जो स्वर है वो हमारे स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। यहाँ से यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है।
तो यहाँ पे एक चार्ट, इसको आपने ध्यान रखना है कि कभी भी आपसे पूछा जाए कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो बात करें अगर मूल स्वर हमारे पास तीन तरह के होते हैं। कभी मात्रा के आधार पर पूछे जाते हैं आपसे, कई बार मूल स्वर पूछा जाता है, और कई बार आपसे यहाँ पे उच्चारण के आधार पर पूछा जाता है। तो तीन तरह के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। इनके बारे में हमने बात कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं व्यंजनों के बारे में। तो व्यंजन के जो मुख्य होते हैं वो तीन ही होते हैं, बट हमारे पास और भी इसमें व्यंजन में आता है, जैसे कि स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया, संयुक्त व्यंजन हो गया, और द्वितीय व्यंजन। बस यहीं तक आपसे पूछा जाता है, जो सिक्स्थ वाले, इससे कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर हमारे स्पर्श व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है, ऊष्म व्यंजन क्या है, और संयुक्त व्यंजन क्या है, द्वितीय व्यंजन क्या है, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पर्श व्यंजन। तो यहाँ पे जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, जब आप इनका उच्चारण करते हैं, तो जो आपके जीभ हो गई या दोनों ओंठ हो गए, वो आपस में स्पर्श होते हैं, एक दूसरे से टकराट होती है बेसिकली। तो सबसे, अगर ये भी चीज़ आपको याद नहीं रहती तो बेसिक चीज़ याद रखना, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग आपके पास स्पर्श व्यंजन के अंदर आते हैं। अगर आपसे कई बार पूछा जाए कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या है, तो इसमें सिर्फ आपका च वर्ग आता है, ये याद रखना। अगर कई बार तो आपसे पूछा जाएगा स्पर्श व्यंजन ही, तब आपने याद रखना क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन है वो कौन से होते हैं, तो इसके अंदर आपका च वर्ग आता है। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना, तो पेपर में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि अगर आप इसके रूल वगैरह पढ़ने लग जाओ तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगी। बस स्पर्श व्यंजन में याद रखना कि जो आपके क, ट, त, प वर्ग वो आते हैं। तो नेक्स्ट बात करें तो हमारा संघर्षीय व्यंजन, तो इसको ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। अगर आपसे कई बार ऊष्म व्यंजन पूछा जाए या संघर्षीय व्यंजन, तो इसके अंदर ये वाले वर्ण आते हैं जिनका उच्चारण करते हुए मुख से वायु बाहर की तरफ को आती है, जैसे कि श हो गया, पेट के ट श, स, ह। ये वाले शब्द हमारे ऊष्म या संघर्षीय व्यंजन के अंदर बोल सकते हो आप। और फिर आता है पार्श्विक व्यंजन। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं, तो सिर्फ लौ, एकमात्र लौ ऐसा है जो आपका पार्श्विक व्यंजन है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि लुंठित व्यंजन, ये एकमात्र रॉ है। कभी भी पूछा जाए कि जो रॉ है वो कौन सा व्यंजन है, तो वो लुंठित व्यंजन है। अगर आपसे पूछा जाए कल के लिए कि लौ कौन सा व्यंजन है, वो पार्श्विक व्यंजन है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैसे कि ह कौन सा व्यंजन है, तो ह हमारा ऊष्म है और संघर्षीय व्यंजन, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अल्पप्राण और महाप्राण। इससे आपके पास बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपने बस रूल को याद रखना, और इसके बाद चार्ट है उसमें भी पता चल जाएगा। तो अल्पप्राण वो होते हैं जब हम उनका उच्चारण करें तो जो वायु की मात्रा हमारी बाहर को निकलती है वो बहुत कम निकलती है। जब आप कॉक बोलोगे तो मतलब आप ना अपने मुंह के सामने ना हाथ रखना और शब्द का वर्णों का उच्चारण करना। जैसे क बोलोगे तो जो वायु की मात्रा है वो बाहर की तरफ कम निकलेगी। महाप्राण जिसमें वायु की मात्रा थोड़ी ज़्यादा निकलती है बाहर को। अगर आप ख का उच्चारण करोगे तो जो आपकी वायु की मात्रा है वो बाहर की तरफ ज़्यादा निकलेगी, आप इसको एक्सपीरियंस करोगे। पेपर में बस आपने हाथ आगे की तरफ रखना और वर्णों का उच्चारण करना, तो जिस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ण अल्पप्राण है, कौन सा आपका महाप्राण है। नेक्स्ट रूल भूल के तो इस टेबल को याद रखना, आपकी जो फर्स्ट रो है, थर्ड रो है और जो लास्ट रो है वो आपके अल्पप्राण है, सेकंड और फोर्थ रो आपकी महाप्राण है। इनको आपने याद रखना। और जब भी आप उच्चारण करोगे तो देख लेना, आप खुद फील करोगे, हाथ मुंह के सामने रख लेना। जब भी आप क का उच्चारण करोगे तो वायु की मात्रा बाहर की तरफ कम आएगी, जब आप ख का करोगे तो आपकी वायु की मात्रा बाहर को ज़्यादा आएगी। और अगर कभी पेपर में भूल गए कि अल्पप्राण कौन सा है, महाप्राण कौन सा है, तो याद रखना और आपका सबसे पहले आता है तो अल्पप्राण पहले वाले हैं, महाप्राण उसके बाद। याद रखना फर्स्ट रो, थर्ड रो और फिफ्थ रो आपकी अल्पप्राण है, महाप्राण आपकी सेकंड और फोर्थ रो है। बाकी आप इसका रूल याद रखना कि अल्पप्राण में वायु कम निकलती है, महाप्राण में वायु ज़्यादा निकलती है बाहर की तरफ। नेक्स्ट बात करें उच्चारण स्थान की, ये भी बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो कंठ की बात करें तो कंठ में हमारे क वर्ग आते हैं। जितने भी हमारे क वर्ग है वो सारे हमारे कंठ के अंदर आते हैं, और साथ में ह भी आपका जो है ह और विसर्ग याद रखना, ये भी आपके कंठ के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करें तो तालु, तालु में आपका च वर्ग आता है और श या और य आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो मूर्धा, इसमें आपका री आता है और ट वर्ग पूरा आता है। दंत की बात करें तो इसमें आपका त वर्ग पूरा आता है और ल और सौ भी आपके दंत में ही आते हैं।
ओष्ठ की बात करें तो इसमें आपके पास प वर्ग आता है। नासिका में जितने भी आपके लास्ट में लगते हैं ना, ये यौण, न, म, ये आपके नासिका के अंदर आते हैं। अगर हम बात करें कंठ तालु की तो ए ऐ आपके कंठ तालु में आते हैं। और अगर हम बात करें कंठ ओष्ठ की तो ओ और औ आपके कंठ ओष्ठ में आते हैं। अगर हम बात करें दंतोष्ठ की तो इसमें सिर्फ आपका वो आता है। तो जब आप इनका उच्चारण करोगे तो आपको पता चल जाएगा। जब आप क वर्ग की उच्चारण करोगे तो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है वो आपके गले में पड़ेगा, कंठ में। नेक्स्ट बात करें जो तालु, जब आप च वर्ग की बात करोगे तो जो आपकी जीभ है वो तालु को टच करेगी, ठीक। नेक्स्ट बात करें तो हम जो ट वर्ग है तो ये जब आप इसका उच्चारण करोगे जो आपकी जीभ है वो आपके मूर्धा को स्पर्श करेगी। नेक्स्ट त वर्ग जब आप बोलोगे तो आपके दंत को जीभ टच करेगी। त थ ध ध न, जब आप इसका उच्चारण करोगे तो आपकी जीभ क्या है, दांत को टच करेगी। अगर आप प वर्ग की बात करें तो जब आप इनको उच्चारण करोगे तो आपके ओंठ आपस में मिलेंगे, प फ भ भ म। जब आप इनको उच्चारण करोगे तो उच्चारण करके आपको पता चल जाता है, इनके नाम से पता चल रहा है कि आखिर कौन कौन सी चीज़ जब आप उच्चारण करोगे तो आपकी जीभ कहाँ पे टच करेगी और स्ट्रेस आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा। तो वर्ण विचार में इन्हीं टॉपिक के रिगार्डिंग आपसे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं।